स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आनंद परमार क्लासेस पर। आधुनिक भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा अवध राज्य। इसके पहले के अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे आनंद परमार क्लासेस पर सर्च करके आप लोग YouTube पर आनंद परमार क्लासेस सर्च करो और उसमें हिस्ट्री आधुनिक भारत की प्लेलिस्ट दिखेगी। वहाँ पे आप लोगों को सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आधुनिक भारत आप लोगों को शुरू से अंत तक पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। तो वीडियो अगर अच्छे लगते रहे हम लोगों के तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक दोस्तों को शेयर करें। चलिए, आप लोगों का सहयोग इस तरह से बना रहे और अगर आप लोगों का सहयोग बना रहा तो सारे के सारे सब्जेक्ट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। अवध राज्य। अवध राज्य फैला कहाँ हुआ है तो देखो ये पूरा अवध राज्य है, ये वाला, ये देखो यहाँ पे लगभग यूपी उत्तर प्रदेश के आसपास फैला हुआ है ये। तो अवध राज्य जो है ये मराठों और अंग्रेजों के मध्य था, इसलिए इसको बफर राज्य के रूप में जाना जाता था। ठीक है, मतलब क्या है कि अंग्रेज और मराठा दोनों शासन करना चाहते थे यहाँ पर और इन दोनों के लिए ये एक अच्छा था राज्य, तो इन दोनों इसके लिए इसको कहा जाता है बफर राज्य। और यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये जानते हैं कि अवध में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था और इसके शासक कौन कौन हुए, तो वो विस्तार से जान लेते। देखिए, सबसे पहला शासक है शहादत खां, जिसकी उपाधि थी बुरहान उन मुल्क। और इसका जो शासनकाल है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इसका जो शासनकाल है वो है 1722 से 1739। अब इसके बारे में खास बात क्या थी तो ये समझो। अवध का सबसे पहला शासक था शहादत खां। तो अवध में स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था वो था शहादत खां। शहादत खां ने 1720 ईस्वी में बयान का फौजदार नियुक्त किया गया इसको। इसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया। अब ये सैयद बंधु क्या थे ये मैं आप लोगों को मुगल वंश में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मध्यकालीन भारत के आप लोगों की वीडियो नहीं डले हैं, तो अभी मध्यकालीन भारत जब पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को तो आप लोगों को मुगल वंश में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में इसने भाग लिया और फलस्वरूप इसे पंच हजारी और फिर सप्त हजारी का मनसब मिला। मनसब हुआ करता था बेटा, एक पद हुआ करता था। ठीक है, और बुल्हान उल मुल्की की क्या मिली, उपाधि मिली। क्लियर है इतनी बातें। तो इस शहादत खां ने क्या हुआ, इसने भैया सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, इसलिए पहले इसे पंच हजारी और फिर सप्त हजारी का मनसब मिला और इसकी उपाधि मिली बुरहान उल मुल्क। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली बात यह है कि शहादत खां एक छोटा मुगल अफसर था जिसने 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त मतलब रिवेन्यू सेटलमेंट लागू किया। अवध के शासकों ने अराजकता समाप्त करने, सूबे के वित्तीय साधनों को बढ़ाने तथा न्याय शांति स्थापित करने का क्या कर दिया, प्रयास किया। ठीक है, तो कुल मिला के इसने 1723 ईस्वी में एक नया राजस्व बंदोबस्त क्या है, लागू किया गया। ठीक, इसके द्वारा अवध के शासकों के राज्य का विस्तार रोहेलखंड प्रदेश के में भारत के पश्चिमोत्तर सीमा की पर्वत श्रेणियों से अफगान लोग बड़ी संख्या में आकर बस गए थे, जिन्हें रोहेला कहा जाता था। क्या हुआ फिर से समझो। अवध के शासकों के राज्य के समय रोहेलखंड प्रदेश में पश्चिमी भारत के पश्चिमोत्तर सीमा की पर्वत श्रेणियों से अफगानी लोग जो है बड़ी संख्या में भारत में आकर बस गए थे और उन्हें ही रोहेला सरदार कहा गया। ठीक है, उचित लगान लगाकर और किसानों को बड़े बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर शहादत खां ने किसानों की स्थिति को बेहतर बनाया। ठीक, शहादत खां। उसके बाद शहादत खां ने नादिर शाह के आक्रमण के समय शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था और अपने नाम व सम्मान की रक्षा के लिए निर्वाह किया और अपने नाम व सम्मान की रक्षा के लिए 1739 में इसने आत्महत्या कर ली। क्लियर है इतनी बातें। तो भैया 1739 में शहादत खां ने क्या कर ली थी, हत्या कर ली थी। क्लियर है इतनी बातें। ठीक, चल आगे बात करते हैं। 1739 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पहले शहादत खां वस्तुतः स्वतंत्र शासक बन गया था। सफदरजंग ने 1754 में अपनी मरने तक क्या है ये अंध और इलाहाबाद की जनता को किसी अशांति का सामना नहीं करने दिया। ठीक है, आई बात समझ में। तो भैया जो सफदरजंग था अगला शासक आएगा, उसने 1754 तक वहाँ की इलाहाबाद की और अवध की, है ना, अवध है ये, तो इलाहाबाद और अवध की जनता को किसी भी शांति का सामना मतलब किसी भी अशांति का सामना करने नहीं दिया। ठीक है, तो देखो अगला शासक है सफदरजंग, जिसका वास्तविक नाम था अबुल मंसूर खां। ठीक, चल इसका शासनकाल है 1739 से 1754। अबुल मंसूर खां सफदरजंग शहादत खां का भतीजा व दामाद था। ठीक, तो ये सफदरजंग जो था ये क्या था, ये भैया आप लोगों का शहादत खां का भतीजा व दामाद था। वह उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना। सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो उस समय जो है भैया
मोहम्मद शाह रंगीला मुगल सम्राट था और उसने एक फरमान के द्वारा ठीक सफदरजंग को अवध का नवाब घोषित कर दिया। 1748 में सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया तथा इलाहाबाद प्रांत भी दे दिया। इस कारण उसके उत्तराधिकारी क्या कहलाने लगे? वजीर कहलाने लगे। आई बात समझ में? तो भैया सफदरजंग के उत्तराधिकारी जो है वो वजीर कहलाने लगे थे। ठीक, चल 1748 में अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के मध्य लड़े गए मणिपुर के युद्ध में इसने मुगलों का साथ दिया तथा सम्राट अहमद शाह से वजीर का पद प्राप्त कर लिया। क्लियर इतनी बातें? ठीक है, चल आगे की बात करते हैं। सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की। उसने नौकरियों देनों में हिंदू और मुस्लिमों के मध्य निष्पक्षता की नीति अपनाई। मतलब भैया हिंदू और मुस्लिमों को बराबर नौकरियां दी इसने। उसकी सरकार के सबसे बड़े पद पर महाराजा नवाब राय एक हिंदू था। ठीक है, क्लियर इतनी बात है? चल आगे बात करते हैं। 1753 ईस्वी में बादशाह ने उसे वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। शाही सेनाओं के साथ विफल संघर्ष के उपरांत वह अवध वापस चला गया और 1754 ईस्वी में इसकी क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई। ठीक, चल 1750 से 1751 की लड़ाई में सफदरजंग ने रुहेलों और बंगस पठानों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। उसने मराठों को सैनिक सहायता तथा जाटों का समर्थन प्राप्त किया। ठीक, चल अगला नोट। अब नोट क्या बोलता है कि नवाबों की सरकार के तहत लंबे समय तक लगातार शांति और सामंतों की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के आसपास एक विशिष्ट लखनवी संस्कृति विकसित हुई। लखनऊ बहुत समय से अवध का एक महत्वपूर्ण नगर था जो 1775 ईस्वी के बाद अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया। ठीक है, तो नवाबों का शहर इसे लखनऊ इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। अगला शासक है शुजाउद्दौला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुजाउद्दौला के बारे में खास बात क्या है देखो समझो। इसका शासनकाल है 1754 से 1775। नवाबों की सरकार के तहत लंबे समय तक लगातार शांति और सामंतों की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के आसपास विशिष्ट लखनवी संस्कृति का क्या हुआ? विकास हुआ। ये अभी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। और लखनऊ बहुत लंबे समय से अवध का एक महत्वपूर्ण नगर था जो 1775 ईस्वी के बाद अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया। ठीक, चल बक्सर के युद्ध की विजय के पश्चात 1765 में क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के किले लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए। क्लियर है इतनी बातें? आई बात समझिए। तो भैया एक बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था बेटा 22 अक्टूबर 1764। एक तरफ था अंग्रेज सेनापति क्लाइव और एक तरफ था त्रिगुट। एक तरफ था शाह आलम द्वितीय, ये मुगल वंश का सम्राट था। दूसरा था आप लोगों का अवध का नवाब शुजाउद्दौला और एक था बंगाल का नवाब जिसका नाम था मीर कासिम। एक तरफ ये तीनों थे और भैया इस युद्ध में क्लाइव की जीत होती है और ये तीनों हार जाते हैं। क्लियर है इतनी बातें? और मीर कासिम दिल्ली की तरफ भाग जाता है जहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बचा एक तो शुजाउद्दौला और एक बचा शाह आलम द्वितीय। तो शुजाउद्दौला से ये जो है ये बेटा इलाहाबाद की संधि करते हैं और शाह आलम द्वितीय से भी इलाहाबाद की संधि करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो बक्सर के युद्ध की विजय के पश्चात 1765 में क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के किले जो है वो लेकर किसको दे दिया? शाह आलम द्वितीय को दे दिया। और शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन्होंने ले लिया था। ये मैं आप लोगों को बंगाल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चल नोट। एक होती है बनारस की संधि। बनारस की संधि होती है 1773 में। अब ये संधि क्या बोलती है? यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग के मध्य हुई थी। इस संधि के द्वारा इलाहाबाद व कड़ा के किले नवाब को वापस कितने रुपए में दे दिए गए? 50 लाख रुपए में बेच दिए गए। ठीक है, मतलब कड़ा और इलाहाबाद जो है ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला से छीनकर किसको दे दिया गया था? तो मुगल वंश के शासक शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था। परंतु इनके बीच एक बनारस की संधि हुई और बनारस की संधि में ये कहा गया कि भैया कड़ा और इलाहाबाद निकालकर 50 लाख रुपए में आपको वापस दे दिए जाएंगे। और ये भी कहा गया था कि रूहेला सरदारों के खिलाफ आप लोगों को हमारी सहायता करनी पड़ेगी, अंग्रेजों ने ये कहा था। तो इस संदेश से प्रेरित होकर नवाब ने 1774 में रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया और अप्रैल 1774 में मीरनपुर कटरा के युद्ध में एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां को इसने मार डाला। तो भैया क्या हुआ था? बनारस की संधि 1773 में हुई थी जिसके तहत शुजाउद्दौला ने कहा था कि कड़ा और इलाहाबाद 50 लाख रुपए में मुझे दे दी। तो अंग्रेजों ने दे दिया। अंग्रेजों ने यह कहा था कि रुहेला सरदारों के खिलाफ आप हमारे युद्ध में मदद करना। तो इसने क्या करा? मीरनपुर कटरा के युद्ध में रुहेला सरदार हाफिज खां को मार डाला था। ठीक, चल अगला शासक आता है गाजीउद्दीन हैदर अली। इसका
शासनकाल है 1814 से 1827। वारेन हेस्टिंग ने 1815 में इसे बादशाह की उपाधि धारण करी और इसके बाद नासिरुद्दीन अली शाह राजगद्दी पर बैठा। ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। अगले शासक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इनका नाम है वाजिद अली शाह। इनका शासनकाल है 1847 से 1856। इसके बाद जो है अवध को अंग्रेज़ों द्वारा अपने अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो यह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आउटडंग की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और वाजिद अली शाह को नज़रबंद कहाँ कर दिया गया? कलकत्ता में इनको नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है, इसके पीछे कहानी क्या थी इसको समझो। वाजिद अली शाह जो है भैया, इनकी तो हो गई थी मृत्यु बाद में। अब क्या हुआ यहाँ पे बेटा, इनकी बेगम थी बेगम हजरत महल। ठीक है, इनकी बेगम का नाम क्या था? बेगम हजरत महल। ठीक, बेगम हजरत महल। और इनका बेटा था बेटा बिरजिस कादिर। कौन था? बिरजिस कादिर। अब क्या हुआ भैया, अंग्रेज़ों ने ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने कि जितने भी राजा हैं उनकी कोई संतानें नहीं है, या अगर उनकी नाबालिग संतानें हैं तो उनको मतलब राज्य नहीं दिया जाएगा, उन पर अंग्रेज़ों का शासन हो जाएगा। तो बेटा बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादिर को जो है नवाब घोषित कर दिया। और क्या हुआ भैया, अंग्रेज़ों ने बोला कि भैया बिरजिस कादिर जो है वो राजा नहीं बन पाएंगे क्योंकि बिरजिस कादिर तो नाबालिग है। तो इसी तरह 1857 की क्रांति में एक राज्य कौन सा था? ये अवध भी था। तो कभी आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा सबसे आखिरी में किस राज्य पर आक्रमण किया गया और किस राज्य को मिलाया गया अंग्रेजी शासन में, तो वो है अवध। ठीक है, और अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, जिनकी बेगम थी बेगम हजरत महल, और इन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर जो नाबालिग थे इनको राजा बनाने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो यह था अवध। एक बार और 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा ना, तब एक बार और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को अवध। चलिए, तो कंटेंट कैसा लगा? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप लोग बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो की लिंक शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे अभी और स्वतंत्र राज्य बचे हुए हैं, तो अगले लेक्चर में सारे स्वतंत्र राज्य खत्म हो जाएंगे और उसके बाद सिख चलेगा और फिर मराठा चलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा।